सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, मैं मलिक रियाज आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि आज हम 12वीं आर्ट्स के अंदर अकेली नाम की कहानी हम पढ़ने वाले हैं और जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, जिनका जन्म हुआ था सन 1931 में। सर्वप्रथम तो हम लेखिका का परिचय हम ले लेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिचय है, उसके बाद इस कहानी में किस चीज़ का वर्णन किया है वो भी हम देखने वाले हैं। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक गांव में हुआ था। जो मन्नू भंडारी है वो मन्नू भंडारी MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर भागपुर नामक गांव जो है उस गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मन्नू भंडारी के विकास में उनके जो पिता है वो पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरिंडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मन्नू भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। आधुनिक कहानीकारों के अंदर हम देखें तो आधुनिक ये साहित्य प्रकार है छात्र मित्रों, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो उनका जो नाम है वो बड़े आदर से लिया जाता है। मन्नू भंडारी की कहानी उपन्यास एवं नाटक विधाओं को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि उपन्यास है। बिना दीवारों का घर एक उनका नाटक है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो ये है विद्यार्थी मित्रों के एक महिला है जो अकेली रहती है और अकेली रहने के बावजूद भी उसके अंदर जो मानवता है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। वो जो पात्र है वो सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे। पुत्र का वियोग था और उसका कारण पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण उसके पिता को बहुत बड़ा सदमा लगता है और इसी कारण वो तीर्थों में यानी कि बाहर तीर्थ स्थानों में जाकर रहते थे। अंततः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता तो वे जी जान से काम करती थी। गांव में किसी के यहाँ भी प्रसंग होता था तो वो अपने जी जान लगाकर काम करने की कोशिश करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। जो संबंधी होते हैं वो संबंधी के वहाँ शादी का जो प्रसंग होता है या उसके वजह से उसने अपने एकमात्र जो पुत्र था उसकी एक अंगूठी भी उन्होंने बेच दी। यह कहानी एक दुखी महिला के एकांकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है और ये जो कहानी है वो एक दुखी महिला जो होती है उसके कहानी को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो चलो छात्र मित्रों, आज ये सफ़र में ये कहानी में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। शुरुआत में ही मन्नू भंडारी जो लेखिका है उन्होंने ये वर्णन किया है, सोमा बुआ बुढ़िया है। पहला ही जो निर्देश दिया है कि वो एक जो स्त्री है वो बुढ़िया स्त्री है। सोमा बुआ परित्यक्ता है यानी कि पति के द्वारा त्यागी हुई स्त्री है। पति जिसको छोड़कर चला गया है वैसी स्त्री। सबसे पहला चीज लेखिका ने ये वर्णन किया कि सोमा बुआ सबसे पहले तो बुढ़िया है। दूसरा वर्णन ये किया कि वो पति के द्वारा छोड़ी हुई एक स्त्री है यानी कि छोड़कर चला गया, जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है। सोमा बुआ अकेली है। और तीसरा जो वर्णन किया वो है कि सोमा बुआ अब अकेली है। तो देखिए चलो इस कहानी में क्या हमें मन्नू भंडारी कहते हैं। तो सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि उसका बेटा मृत्यु हो जाना, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा
कि वे पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। सदमा यानी कि एक आघात, उनके जो पिताजी थे यानी जो बेटा था यानी जो बुआ है, उनके जो पति है, वो पति को बहुत बड़ा सदमा लगा। एक बाप ये चाहेगा कि उसकी अर्थी को कांधा उसका बेटा दे, मगर ये कहानी में बाप ने बेटे की अर्थी को कांधा दिया था। तो ये सबसे बड़ी एक सदमा था और इस सदमे को वो दूर नहीं कर पाते थे और इसी कारण वो तीर्थ करते थे। और एकांकीपन को, ये दोनों के एकांकीपन को किस दूर कर सके ऐसा कोई सदस्य भी वहाँ परिवार में नहीं था। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस अकर्षता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने में के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता। यानी आंखें बिछाना, ये एक हम मुहावरे के तौर पर भी कहेंगे कि राह में आंखें बिछाना, तो बेबसी से किसी का इंतज़ार करना। तो छात्र मित्रों, ये यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आंखें बिछाना जो लिखा हुआ है, तो ये हमारे एक मुहावरे के तौर पर भी हमें, तो कभी भी सोमा बुआ ने आंखें बिछाकर कभी उनकी राह तकी नहीं। जब तक भी पति रहते तो वो मुरझाई हुई रहती थी, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोज़मर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धाराओं को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर, क्या है कि जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। पति थे, मगर पति 1 वर्ष में 1 महीने के लिए सोमा बुआ के पास आते थे, पर सोमा बुआ ज़्यादा उनके वजह से क्या होती थी कि दुखी होती थी, क्योंकि उनके पति कभी 2 शब्द मीठे उनको कहते नहीं थे। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी, और यही परिस्थिति के कारण सोमा बुआ को पास पड़ोस के लोगों के वजह से, उनके भरोसे के वजह से उनकी ज़िंदगी काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। देखो आगे हमने देखा कि आंखें बिछाना, ये भी एक मुहावरा, और दूसरा एक छात्र मित्रों दूसरा मुहावरा है छाती फाड़कर काम करना, यानी बहुत अधिक काम करना, यानी बहुत दिल से काम करना। तो यहाँ पर सोमा बुआ किसी का भी कोई भी प्रसंग हो, उस प्रसंग को सोमा बुआ अपने आप में हैंडल कर लेती थी या अपने आप में उसको बहुत अच्छी तरह से अंजाम देती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी में तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयव के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। उनके पड़ोस में रहने वाली जो नाम है, ये पात्र के नाम आप याद रखिएगा, सबसे पहले है सोमा बुआ और दूसरा पात्र है राधा भाभी। तो सामने से राधा भाभी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से उतरी दिखाई दी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? राधा जान रही थी और सोमा बुआ के चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि कुछ हुआ है। अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था,
सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता दे है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्ना गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। दोनों जो स्त्रियां हैं, दोनों बातें कर रही है आपस में कि मैं बाहर जाती हूँ तो वो भी इनसे सुहाता नहीं है, और वहाँ की परिस्थिति का निरूपण यहाँ पर उन्होंने किया है। और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। सोमा बुआ जो मुंडन का कार्यक्रम था वहाँ का वर्णन कर रही है, राधा से वर्णन कर रही है, और कह रही है कि वहाँ पर जो बनाने वाले, जो तो खाना बनाने वाले थे, उनका यहाँ पर वर्णन है। उसी समय खोवा मांगा कर नए गुलाब जामुन बनाए, और उसी का कारण वो क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने मंगाए, नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जश्न मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद्द पड़ जाती, और अम्मा तुम आज न होती तो क्या हो जाता कि भद्द यानी कि भद पड़ जाती, यानी भद उड़ना। ये भी एक मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों, भद उड़ना ये भी एक मुहावरा है। तो उसका अर्थ होता है कि इज्जत बिगड़ना। और यहाँ पर भी जो सोमा बुआ है, वो सोमा बुआ को जो कह रही है कि जिसके वहाँ हम गए थे किशोरी लाल के वहाँ, वो लोग मुझे बहुत जस मान रहे थे। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल उनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली जाती। और ये सन्यासी जो आए हैं, उनके जो पति आए हैं, उनका भी थोड़ा काम रहता है। इसी कारण सोमा बुआ कहती है कि मैं सवेरे ही आ जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता। यूँ तो मैं कहीं जाऊँ तो सो ही इन्हें नहीं सुहाता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोगों तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। टांग अड़ाना ये भी क्या है छात्र मित्रों, ये भी एक मुहावरा है। टांग अड़ाने का अर्थ होता है दखल देना, अवरोध पैदा करना। तो और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती हूँ, पर मन तो दुखता ही है। 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। यहाँ पर अकेली जो सोमा बुआ है, उनका जो वर्णन है, और जो वर्णन के कारण यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि सोमा बुआ कितनी अकेली है। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है
तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जश यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनको बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। अरे ये यहाँ पर जो सोमा बुआ है, वो सोमा बुआ का जो वर्णन है, जो अकेली रहती है सोमा बुआ, और सोमा बुआ का जो जीवन है, उस जीवन को यहाँ पर लेखिका ने वर्णन करने की कोशिश की है। और लेखिका कहती है कि सोमा बुआ के जीवन में कितनी परेशानियां हैं, और इस परेशानियों के साथ भी सोमा बुआ अपने आप में कितनी हिम्मत से रहती है। बेचारे इतने हंगामे में बुलाने भूल गए तो मैं भी मान कर बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो इस 10 बुलावे पर नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ, और वे हिचकियाँ लेने लगी। हरखू ये एक पात्र है जो उसके पुत्र का नाम है। सोमा बुआ जो है, सोमा बुआ के पुत्र का नाम हरखू था। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूंज कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वाले की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी है तो समधी ही, वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। यहाँ पर बुआ के यहाँ देवर जी के यहाँ ब्याह है, और बुआ को लगता है कि वो उनको ज़रूर से बुलाएंगे, और साथ में पंडित जी यानी जो उनको भी दावत मिलेगी। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। और ये सारे जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, वो मर्द हमेशा यानी कि पुरुष वर्ग में ज़्यादा संभाले जाते हैं। अकेली वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। और देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, है बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। तो यहाँ पर समधी के यहाँ बुलाए न जाने के कारण यानी बुलाना है, पर जो है उनके लिस्ट में उनका नाम नहीं है। विधवा ननंद बोली, बैठे ही 2 कदम आएगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है, नाम तो होना ही चाहिए। पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो।
और बुआ बिना दो पल की रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती ही है कि नई फैशन में लड़कियां की शादी में क्या दिया जावे। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी। तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं। 2 दिन बाकी है, सो कुछ बनाया ही खरीद लाना है। और यहाँ पर जो बुआ है और बुआ की बात यहाँ पर की है, और यहाँ पर जो बुलाना है और यहाँ पर जो शादी है, उस शादी के कारण जो बुआ है वो बुआ ये सोच रही है उनको देवर जी के यहाँ से जो आमंत्रण है वो आमंत्रण दिया जाएगा। और उसके अंदर शादी के अंदर उन्हें भेंट क्या दिया जाए वो राधा भाभी को वो पूछने के लिए बुआ जाती है। क्या देना चाहिए हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगार या कोई और चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझूरी। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे वो ले आना बस। और जो तो सोमा बुआ को यहाँ न्योता मिला है और उसकी खुशी उनसे समाई नहीं जा रही। मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना बस। भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूँ पहले की रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। उसका ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रजेगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपया कुछ ज़्यादा हो गए, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधी के घर में इतने से रुपये से बंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्हें 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू। आए भी कहाँ से? मेरा कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है। जैसे तैसे और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उड़ गया है। और क्या हुआ कि बुआ के घर में जब उन्होंने टटोला तो पैसे तो थे, पैसे सिर्फ 5 रुपये और एक अंगूठी थी और इतने पैसों में कुछ होने वाला नहीं था। पर वो जब राधा के पास जाती है और राधा से कहती है कि इतने पैसे, राधा भी कहती है कि आजकल उनका भी हाथ तंग चल रहा है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 वर्ष हो गए तो भी वे नहीं भूले। मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत। चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बताते हुए कहा। और राधा ने ये कहा कि इतने सारे समधी हो गए, इतने सारे लोग हो गए, उनमें अगर आप नहीं जाओगी तो क्या वहाँ कुछ बुरा नहीं लगेगा? बड़ा बुरा मानेंगे। सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे और उन्हें
आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है, राधा इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। और सोमा बुआ उन्हें कहती है कि यह अंगूठी आप बेच दो और उसमें से जो अच्छा आए वो लेकर आना। गली में बुआ ने चूड़े वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ में बद्ध मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समझियो कि यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक लिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंची गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। और सोमा बुआ की उम्र हो चुकी है और चूड़ी पहनना भी उन्हें शर्म की भांति लगता है। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख कर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर ही कि जब वे ये सब देंगे तो उनकी समधिन पुरानी बातों को दुहाई देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी बड़ी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगेगा और अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहन कर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई को तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजे बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इससे तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया, अम्मा थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता। यानी मांड यानी कि पके हुए चावल को भिगाकर, जिसे हम कांजी कहेंगे, वो कांजी अगर दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे दो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वाले की मत पूछो, ऐन मौके का बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएंगे। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी से मांड लगाकर सूखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। सोमा बुआ बहुत खुश है और खुश होने के कारण वो इस परिस्थिति को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही और वो सारी चीज़ों को वहाँ पर देखती है। और ये सारी बातें, ये जो सन्यासी महाराज है, जो उनके पति है, वो सब चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलावा ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास से साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिन बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देकर आई है और बुलावेंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या। और बुलावा जो है यानी आमंत्रण जो है, वो आमंत्रण जो पड़ोस वाली जो नंदा थी, वो नंदा वो लिस्ट के अंदर देख कर आई है, वो तो मुझे ज़रूर से वो लोग बुलाएंगे। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बजे गए राधा? क्या कहा 3?
सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है, बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, जिसमें कलफ लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घूमता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। अब बुआ बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि बुलावा आएगा। 7 बजे के धुंधले के में राधा ने ऊपर से देखा तो छत के दीवार से सटी गली में और मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। और बुआ 7 बजे तक आमंत्रण की राह देख रही थी, बुलावे की राह देख रही थी कि मुझे वहाँ से बुलावा आएगा। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। और यहाँ पर सोमा बुआ बिल्कुल अब अकेली हो चुकी है और अकेली होने के कारण वो अपने आप को संभाल रही है। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, यानी कि उसको अच्छी तरह से रखा। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। अंगीठी यानी कि चूल्हा, जो चूल्हा है वो चूल्हा ने आखिर में जलाने बैठी। आखिर तक बुआ को ऐसा लगता था कि उनके जो समधन है वो समधन उनको ज़रूर से बुलाएगी। तो यहाँ पर बुआ की जो मनस्थिति है, जो अकेली रहती जो स्त्री है, उसकी मनस्थिति को यहाँ पर लेखिका ने बहुत ही मार्मिक रूप से हमें समझ अता की है और मैंने आपको ये समझाया है। आशा रखता हूँ कि ये जो समझाया हुआ है वो आपको अधिक अच्छी तरह से समझ में आया हो। आभार, धन्यवाद।